नमस्कार, आप देख रहे हैं जनता टीवी और मैं हूं आपके साथ मनीषा सिंह। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। बड़ी खबर, बड़ी जानकारी का रुख कर लेते हैं। इस वक्त की अहम जानकारी आपको बता रहे हैं। सीएम आवास पर अधिकारियों के साथ बैठक चल रही है और सीएम योगी की अध्यक्षता में इस बैठक का आयोजन किया गया है। खादी ग्राम उद्योग के अधिकारियों के साथ सीएम योगी आदित्यनाथ की बैठक लगातार चल रही है और मंत्री राकेश सचान भी मुख्यमंत्री आवास पर मौजूद हैं। तो अन्य अधिकारी भी बैठक में मौजूद हैं और सीएम योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में ये बैठक चल रही है। बैठक में खादी की बिक्री को लेकर चर्चा की जा रही है और सीएम आवास पर अधिकारियों के साथ बैठक कर रहे हैं सीएम योगी आदित्यनाथ। इस वक्त ये बड़ी खबर, बड़ी जानकारी लखनऊ से सामने आती हुई, जहां सीएम योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में खादी ग्राम उद्योग के अधिकारियों के साथ ये बैठक चल रही है और इस बैठक में मंत्री राकेश सचान भी मुख्यमंत्री आवास पर मौजूद हैं और साथ ही अन्य अधिकारी भी मुख्यमंत्री आवास पर शामिल हुए हैं इस बैठक में। तो इस बैठक में शामिल होने के लिए तमाम अधिकारी भी इस बैठक में मौजूद हैं। मंत्री सचान भी मौजूद हैं इस बैठक में और सीएम योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में इस बैठक का आयोजन किया गया है। खादी ग्राम उद्योग के अधिकारियों के साथ ये बैठक चल रही है सीएम योगी आदित्यनाथ की और मंत्री राकेश सचान मुख्यमंत्री आवास पर इस बैठक में शामिल होने के लिए पहुंचे हुए हैं और साथ ही साथ अन्य अधिकारी भी मुख्यमंत्री आवास पर इस बैठक में हिस्सा लेने के लिए पहुंचे हुए हैं। तो सीएम आवास पर अधिकारियों के साथ महत्वपूर्ण बैठक कर रहे हैं सीएम योगी आदित्यनाथ। सीएम योगी की अध्यक्षता में यह अहम बैठक चल रही है और खादी ग्राम उद्योग के अधिकारियों के साथ ये बैठक है। आपको बता दें कि इस बैठक में मंत्री राकेश सचान भी मुख्यमंत्री आवास पर मौजूद हैं और तमाम अधिकारी मौजूद हैं मुख्यमंत्री आवास पर और इस बैठक में हिस्सा लेने के लिए पहुंचे हुए हैं। तो लखनऊ से इस वक्त ये बड़ी खबर, बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं, जहां सीएम योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में खादी ग्राम उद्योग के अधिकारियों के साथ बैठक चल रही है सीएम आवास पर और मंत्री राकेश सचान भी मुख्यमंत्री आवास पर मौजूद हैं। तो अन्य अधिकारियों के साथ भी मुख्यमंत्री बैठक कर रहे हैं और बैठक में खादी की बिक्री को लेकर चर्चा चल रही है। सीएम आवास पर अधिकारियों के साथ बैठक। तो इस वक्त ये बड़ी खबर, बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं लखनऊ से, जहां सीएम योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में ये बैठक चल रही है। और इसी बीच एक और बड़ी जानकारी का रुख कर लेते हैं। एक और बड़ी खबर सामने आती हुई, बड़ी खबर, अहम जानकारी। उमेश पाल हत्याकांड में एक और गिरफ्तारी हुई है। पुलिस को यह बड़ी सफलता हाथ लगी। इस वक्त की बड़ी खबर, यूपी एसटीएफ के हाथ लगी है ये बड़ी सफलता और अशरफ का साला सद्दाम दिल्ली से गिरफ्तार हुआ है। माफिया अतीक के भाई अशरफ का साला सद्दाम गिरफ्तार हुआ है और सद्दाम पर 1 लाख रुपए का इनाम भी था, जिसे गिरफ्तार कर लिया गया है। उमेश पाल हत्याकांड में यह एक बड़ी सफलता पुलिस के हाथ लगती हुई, यूपी एसटीएफ के हाथ लगती हुई और अशरफ का जो साला है सद्दाम, वो दिल्ली से गिरफ्तार किया गया है। और इसी बड़ी खबर पर जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे सहयोगी तौकीर किदवई जुड़ चुके हैं। तो तौकीर, उमेश पाल हत्याकांड में यूपी एसटीएफ के हाथ ये बड़ी कामयाबी लगी है, जहां दिल्ली के मालवीय नगर से सद्दाम को गिरफ्तार किया गया है। देखिए, सद्दाम पर 1 लाख रुपए के समय से फरार चल रहा था। सबसे बड़ी बात यह है कि उमेश पाल हत्याकांड में ही सद्दाम का नाम सामने आया था। अशरफ का साला बताया जा रहा है। अतीक और अशरफ की हत्या के बाद जब पुलिस ने उमेश पाल हत्याकांड के तार जोड़ने शुरू किए थे, तब सद्दाम का नाम सामने आया था। कई जगह पुलिस ने इसको लेकर दबिश भी दी। पश्चिम बंगाल से लेकर आसाम तक पुलिस इसको तलाश रही थी, लेकिन बताया भी जा रहा है कि आज पुलिस ने इसको दिल्ली के मालवीय नगर से गिरफ्तार किया है और अशरफ के साले यानी कि सद्दाम पर करीब 1 लाख रुपए का इनाम था। पुलिस के हाथ में बड़ी सफलता है। सबसे बड़ी बात यह भी है कि उमेश पाल हत्याकांड के बाद जब अतीक और अशरफ को मौत की घाट उतारा गया था, उसके बाद से लगातार सर्च ऑपरेशन चल रहा था उमेश पाल हत्याकांड से जुड़े हुए लोगों में। अब जाके पुलिस के हाथ बड़ी सफलता लगी और सद्दाम को गिरफ्तार किया गया है। बिल्कुल। तो आखिर तो सद्दाम को गिरफ्तार करने के बाद क्या उससे कुछ जानकारी हासिल हो पाई है कि अभी किस किस के तार जुड़े हुए हैं इस बड़े मामले से? देखिए, अभी गुड्डू मुस्लिम और जो अतीक की वाइफ थी, इनको लेकर भी सर्च ऑपरेशन चल रहा था। कई जगह पुलिस को लीड मिली थी, लेकिन वहां जाने के बाद सफलता मिली थी। एक वीडियो भी जारी हुआ था जिसमें बताया गया था कि आसाम की एक गलियों में अशरफ के जो मुख्य आरोपी था गुड्डू मुस्लिम, उसको देखा गया था। लेकिन वहां पर भी जब पुलिस पहुंची तो वो व्यक्ति दूसरा निकला था। लेकिन सद्दाम को लेकर जो सर्च ऑपरेशन चल रहा था, वो कई स्टेट से पुलिस ने छापेमारी की थी। सद्दाम को फिलहाल अभी दिल्ली से प्रयागराज लाया जाएगा। वहां की कोर्ट में पेश करने के बाद पुलिस उसकी रिमांड अर्जी डालेगी और उसके बाद कस्टडी में लेने के बाद उससे पूछताछ होगी और उसके बाद कई राज भी देख सकते हैं कि आखिर इस हत्याकांड को क्यों अंजाम दिया गया था। उमेश पाल से हत्याकांड से जुड़े हुए और कौन से नाम थे, किस तरह से फंडिंग हुई थी,
मारने की जो हत्याकांड को अंजाम दिया गया था उसके पीछे की वजह क्या थी, और अतीक अशरफ के जो हत्याकांड हुई क्या इसके भी कोई तार जुड़े हैं उमेश पाल हत्याकांड से, तो कई तरह के सवाल हैं जो सद्दाम को प्रयागराज जाने के बाद उससे पूछे जाएंगे। बिल्कुल तौकीर, और ये भी जानना चाहेंगे कि क्या पुलिस प्रशासन का इस बड़ी सफलता पर कुछ कहना है? यूपी एसटीएफ के अधिकारियों का कोई बयान सामने आया है? देखिए अभी तक एसटीएफ की तरफ से कोई भी ऑफिशियल बयान नहीं आया है, लेकिन ये माना जा रहा है कि उसके पूछताछ के बाद ही जब उसको दिल्ली से प्रयागराज लाया जाएगा और उसको जब कोर्ट में पेशी होगी उसके पहले ही पुलिस उसका खुलासा करेगी कि सद्दाम को कहाँ से गिरफ्तार किया गया है, क्या उसके साथ ही और साथी भी हैं जिनको गिरफ्तार किया गया है, गिरफ्तारी के समय उसके पास क्या क्या मिला है, क्या वो असलहे भी मिले हैं, क्या वो हत्याकांड जिसका अंजाम दिया गया था। तो कई तरह के सवाल हैं, इनको प्रयागराज लाने के बाद ही पूछे जाएंगे और पुलिस जो खुलासा करेगी, यानी कि जो ऑफिशियल बयान है वो उसमें प्रयागराज लाने के बाद ही पुलिस जारी करेगी। कुछ देर बाद ही पुलिस हो सकता है कि अभी प्रयागराज पहुंचेगी और इसके पूरे मामले पर जो मीडिया ब्रीफिंग है वो भी करेगी और सद्दाम से जुड़े जो सवाल हैं उनके जवाब भी देगी। ठीक है तौकीर, तो इस तमाम जानकारी को हमारे साथ साझा करने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो सद्दाम पर 1 लाख का इनाम था जिसे दिल्ली से गिरफ्तार कर लिया गया है और उमेश पाल हत्याकांड में ये एक बड़ी गिरफ्तारी, बड़ी सफलता यूपी एसटीएफ के हाथ लगी है। और फिलहाल प्रेस ब्रीफिंग में और भी बातें निकलकर सामने आएंगी कि अभी सद्दाम से क्या कुछ इनपुट मिले हैं इस बड़े मामले को लेकर। दिल्ली के मालवीय नगर से पकड़ा गया है सद्दाम। ये बड़ी खबर, अहम जानकारी आपको बता रहे थे, जहां यूपी एसटीएफ के हाथ एक बड़ी कामयाबी हाथ लगी है और अशरफ के साले सद्दाम को दिल्ली से गिरफ्तार कर लिया गया है। तो इसका भी नाम था उमेश पाल हत्याकांड में शामिल और जब से फरार चल रहा था उस पर 1 लाख रुपए का इनाम भी घोषित किया गया था, जिसे पकड़ने में यूपी एसटीएफ को बड़ी सफलता हाथ लगी है। उसे पकड़ लिया गया है और उसके बाद अब प्रेस ब्रीफिंग भी की जाएगी जिसमें तमाम बातें रखी जाएंगी मीडिया के सामने। और फिलहाल दिल्ली के मालवीय नगर से सद्दाम को हिरासत में लिया गया है और ये एक बड़ी सफलता हाथ लगती हुई है यूपी एसटीएफ के हाथ में। तो उमेश पाल हत्याकांड के जो तमाम अपराधी हैं उन्हें पकड़ने के लिए पुलिस और यूपी एसटीएफ की टीम लगातार दबिश दे रही है और ऐसे में अशरफ के साले सद्दाम को दिल्ली से हिरासत में ले लिया गया है। दिल्ली के मालवीय नगर से हिरासत में लिया गया है सद्दाम को। तो सद्दाम पर 1 लाख रुपए का इनाम भी घोषित था। ऐसे में उमेश पाल हत्याकांड में एक और गिरफ्तारी ये हुई है यूपी एसटीएफ के हाथ। इसी के साथ एक बड़ी सफलता हाथ लगती हुई। और आपको बता दें कि अशरफ के साले सद्दाम पर 1 लाख रुपए का इनाम घोषित था और लगातार पुलिस प्रशासन की टीम और यूपी एसटीएफ की टीम उसे ढूंढने के लिए दबिश दे रही थी और अब यूपी एसटीएफ के हाथ ये बड़ी सफलता लगती हुई। और इसी बीच रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद स्वागत है। रुक करेंगे अगली खबर का। चुनावी मैदान हो या फिर सोशल मीडिया, बीजेपी ने हर जगह 2024 लोकसभा चुनाव जीतने के लिए अपनी तैयारी पूरी कर ली है। बताना चाहेंगे कि पश्चिमी क्षेत्र अध्यक्ष सत्येंद्र सिंह सिसोदिया ने 2024 लोकसभा चुनाव जीतने के लिए नए मतदाताओं और अनुसूचित जाति जनजाति के लोगों को अपने साथ जोड़ने का अभियान शुरू कर दिया है। सोशल मीडिया के माध्यम से जनता तक अपने कार्यक्रमों को पहुंचाया जा रहा है उनके द्वारा। और कार्यक्रम के दौरान सत्येंद्र सिंह सिसोदिया ने सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव पर भी निम्न स्तर की राजनीति करने का आरोप लगाया है और आपसी मतभेद भूल मोदी जी को पुनः प्रधानमंत्री बनाने के लिए जुटने की अपील भी की है। आज सहारनपुर महानगर की बैठक है, विशेष रूप से पार्टी के द्वारा चलाए जा रहे अभियानों को लेकर है। पार्टी के द्वारा नव मतदाता का अभियान है, पार्टी के द्वारा ही बूथ सशक्तिकरण का अभियान है। हम राजनीतिक दल के कार्यकर्ता हैं और पार्टी के लिए लगातार काम करते रहते हैं। उसी में हम अनुसूचित समाज के बीच में जाकर उनसे भी अपील कर रहे हैं पार्टी से जुड़ने के लिए अधिक से अधिक जितना अनुसूचित समाज भाजपा के साथ है उससे अधिक समाज को जोड़ने का प्रयास है। ये भी हमारा एक अभियान है।
सोशल मीडिया के माध्यम से हम अपने अभियानों को आम जनमानस तक पहुंचाने के लिए सोशल मीडिया की भूमिका तय करने के लिए शुद्ध रूप से आगामी चुनाव हमारे सर पे है। लोकसभा चुनाव की दृष्टि से अपने दल को और मजबूत स्थिति में लाने के लिए अपने सभी कार्यकर्ताओं को सक्रिय कर 2024 की तैयारी के जुटने के लिए। और इसी खबर पर अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे सहयोगी अनूप जुड़ चुके हैं। तो अनूप, 2024 के चुनाव को लेकर बीजेपी पूरी तरह से तैयार है। सत्येंद्र सिंह ने इसको लेकर बैठक भी की है और अनुसूचित जाति और जनजाति को अपने साथ जोड़ने की जो उनके कोशिशें हैं वो और भी ज्यादा तेज होती हुई, क्या कुछ कहना चाहेंगे? और देखिए, बिल्कुल सही बात है कि भारतीय जनता पार्टी 2024 को लेकर काफी गंभीर है और यही वजह है कि जमीनी हकीकत को तलाशने के लिए और हर प्रदेश की बात करें, उत्तर प्रदेश की बात करें तो इंटरनल सर्वे लगातार करा रही सांसदों का कि कौन 2024 में फिट प्रत्याशी बैठेगा। इन सब चीजों को लेकर खासकर इस समय अगर बात करें तो मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ या राजस्थान, इस तरीके से प्रदेशों में लगातार भारतीय जनता पार्टी कोशिश कर रही कि जो माहौल वहां का है उसको बदलने के लिए और बीजेपी के लिए पक्ष में लोग ज्यादा से ज्यादा वोट करें। यही वजह है कि उत्तर प्रदेश के तमाम ऐसे लोकप्रिय नेता हैं जिनको मध्य प्रदेश और राजस्थान, छत्तीसगढ़ में उतारा गया है। तो कुल मिलाकर अगर बात की जाए, चाहे जेपी राठौर की बात करें और खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ दोनों प्रदेशों की कमान संभालेंगे, वहां पर चुनाव प्रचार भी शामिल होंगे। और उत्तर प्रदेश एक मॉडल है। हालांकि पिछले चुनाव की बात करें, 2014 से पहले चुनाव की बात करें तो गुजरात मॉडल हुआ करता था देश में, लेकिन आज के और वर्तमान समय में देखा जाए तो उत्तर प्रदेश एक मॉडल के रूप में निकल के आया। यही वजह है कि चाहे दोनों डिप्टी सीएम हो या खुद मुख्यमंत्री हो, जब कभी बाहर प्रदेशों में जाते हैं तो उत्तर प्रदेश के मॉडल एक प्रस्तुत करते हैं कि यहाँ की कानून व्यवस्था के साथ इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करें या फिर रोडों का जाल की बात करें, एक्सप्रेस वे की बात करें, कानून व्यवस्था की बात करें, इन सब चीजों पर बात करते हैं। तो कुल मिला के एक बड़ी जिम्मेदारी कुछ नेताओं को मिली, संगठन में भी मिली है और दोनों डिप्टी सीएम भी चुनाव प्रचार करते नजर आएंगे। तो कुल मिला के कहा जाए कि अब 2024 को लेकर भारतीय जनता पार्टी हर वो रणनीति को अपना चाहती है, चाहे वो प्रत्याशियों की जो छानबीन की बात करें या इंटरनल सर्वे की बात करें या आगामी 2024 में किस तरीके से जातिगत समीकरण फिट बैठेंगे, कहाँ किस क्षेत्र में किस प्रत्याशी को उतारना है, इस पर भारतीय जनता पार्टी लगातार काम कर रही है। ठीक है अनूप, तो जाति समीकरणों को ध्यान में रखते हुए बीजेपी पूरी तरह से तैयारियों में जोरों शोरों से जुटी हुई है। बने रहिए आप हमारे साथ। और अनुसूचित जाति और जनजाति को एक साथ करना भी अब बीजेपी का मकसद है। उधर 2024 लोकसभा चुनाव को लेकर बीजेपी तैयारियों में कोई कसर छोड़ने के लिए तैयार नहीं है और तैयारियों में जोरों शोरों से जुटी हुई है। इसे लेकर पार्टी ने एमपी और राजस्थान के लिए नई टीम भी चुनावी मैदान में उतार दी है और इसे लेकर यूपी के नेताओं को भी अब बड़ी जिम्मेदारी दी गई है। इतना ही नहीं, खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी एमपी और राजस्थान के लिए चुनाव प्रचार करते हुए नजर आने वाले हैं और साथ ही दोनों डिप्टी सीएम भी चुनावी प्रचार प्रसार से जुड़ेंगे। एमपी में बीजेपी की जन आशीर्वाद यात्रा निकाली जाएगी जिसमें उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य और डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक भी शामिल होंगे। तो वहीं यूपीए के राज्य मंत्री जेपी राठौर को भी 25 विधानसभा क्षेत्रों का प्रभारी बनाया गया है। पार्टी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष लक्ष्मीकांत वाजपेयी को भी जिम्मेदारी देते हुए एमपी में 10 विधानसभा और 3 लोकसभा क्षेत्रों का प्रभारी बनाया गया है और राष्ट्रीय महामंत्री अरुण सिंह को राजस्थान का प्रभारी बनाया है। तो प्रदेश महामंत्री गोविंद शुक्ला को जयपुर में जिम्मेदारी दी गई है और कुल मिलाकर यूपी के मंत्रियों को एमपी और राजस्थान में चुनावी प्रचार प्रसार की बड़ी जिम्मेदारी सौंपी गई है ताकि आने वाले चुनावों में बीजेपी का जो पलड़ा है वो भारी रह सके। और एक बार फिर से रुख करना चाहेंगे अपने सहयोगी अनूप का। तो अनूप, जिस तरह से यूपी के बाद अब राजस्थान और एमपी में भी चुनाव हो रहे हैं और उसके बाद लगातार ये बड़े मंत्रियों को जिम्मेदारी मिल रही है कि वहां पर भी वो जाकर चुनावी प्रचार करें ताकि जो बीजेपी का पलड़ा है वो कहीं ना कहीं आगामी चुनाव के मद्देनजर भारी हो सके, क्या कुछ कहना चाहेंगे? बिल्कुल, उत्तर प्रदेश के साथ साथ इस समय मध्य प्रदेश, राजस्थान की एक बड़ी जिम्मेदारी है। भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश के तमाम वो चुनिंदा जो नेता है, मंत्री, उनकी जिम्मेदारी कहीं न कहीं सौंपी है। आप देखिए कि लक्ष्मीकांत वाजपेयी वो शख्स हैं, वो नेता हैं, वो लोकप्रिय 2000 जब
2014 में जब भारतीय जनता पार्टी के देश में सरकार बनी थी, तब उत्तर प्रदेश में वो भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष हुआ करते थे। उस समय से लगाकर अब तक उन्होंने देखे किस तरीके से उन्होंने मेहनत की, और अभी 2022 के पहले जब स्थिति थोड़ा सा खराब थी उत्तर प्रदेश की, तो वो ज्वाइनिंग कमेटी के अध्यक्ष बने और किस तरीके से लोगों को जोड़ा। तो कुल मिला के ये उनके अंदर खूबियां हैं कि लोगों को किस तरीके से जोड़ते हैं, जो माहौल को बदलते हैं, आगामी चुनाव को कैसे तैयार किया जाता है। तो ये भारतीय जनता पार्टी में एक बार फिर से वो चाहे जन आशीर्वाद रैली की बात करें, तो दोनों डिप्टी सीएम प्रतिनिधित्व करेंगे यहाँ से उत्तर प्रदेश से जाकर के मध्य प्रदेश में। तो कुल मिला के अगर देखा जाए तो 2024 को लेकर वो चाहे जाति समीकरण की बात करें या फिर ओबीसी एससी दलितों जो वोट है उनको साधने की बात करें, अब हर वर्ग को साधने के लिए एक भारतीय जनता पार्टी में जिम्मेदारी मिली है। और यही वजह है कि अब मध्य प्रदेश और उसमें राजस्थान में भी भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश के जो चुनिंदा जो लोकप्रिय नेता है, लोकप्रिय मंत्री हैं, और खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ वहां पर चुनाव प्रचार में उतरने वाले हैं। बिल्कुल अनूप, और यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ जो है उन्हें वो बीजेपी का स्टार प्रचारक माना जाता है। तो ऐसे में जब वो यूपी के बाद अब एमपी और राजस्थान में चुनावी प्रचार करने के लिए पहुंचेंगे, तो इसका कितना बड़ा जो फायदा है वो बीजेपी को मिलता हुआ नजर आने वाला है। तो फिलहाल हमारा संपर्क टूट गया है अनूप से, एक बार फिर से संपर्क साधने की कोशिश की जाएगी। आपको बता दें कि राजस्थान और एमपी में चुनाव होने हैं, इसके मद्देनजर यूपी के मंत्रियों को, डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक को और केशव प्रसाद मौर्य को भी बड़ी जिम्मेदारी दी गई है, और जल्द ही सीएम योगी आदित्यनाथ भी इन दोनों ही क्षेत्रों में चुनावी जनसभा करते हुए और चुनाव प्रचार करते हुए नजर आएंगे। उधर लखनऊ में मौलाना खालिद राशिद फरंगी महली ने ईद मिलादुन्नबी के मद्देनजर ये बड़ी अपील की है। आपको बता दें कि ईद का पर्व जल्द ही मनाया जाएगा, और ईद के मद्देनजर लोगों से उन्होंने ये अपील की है। मौके पर इस दौरान जुलूस भी निकाले जाते हैं और सभी लोग गाइडलाइंस का पालन करें, फरंगी महली का ये कहना है। उन्होंने कहा है कि किसी भी तरह की अप्रिय घटना घटित ना हो, और वक्त पर जुलूस शुरू करें और वक्त पर ही खत्म करें। तो शांति व्यवस्था बनाए रखने की लगातार अपील की जा रही है, और उन्होंने कहा है कि ध्यान रखें कि कहीं भी किसी को भी परेशानी ना हो। आज ईद मिलादुन्नबी के मौके पर मैं तमाम लोगों को दिली मुबारकबाद पेश करता हूं। आज अपने पूरे मुल्क में बड़े पैमाने पर मुसलमान इस मौके को सेलिब्रेट कर रहे हैं और जगह जगह आज जुलूस निकाले जा रहे हैं। मेरी तमाम मुसलमानों से ये अपील है कि जुलूस में जो भी इंस्ट्रक्शन दिए गए हैं, जो एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से गाइडलाइन दी गई है, जो इस्लामिक सेंटर ऑफ इंडिया ने एडवाइजरी जारी की है, उस पर पूरी तरीके से अमल करें। वक्त पे जुलूस शुरू करें और जो वक्त दिया गया है उसी पर ख़त्म कर दें। और जुलूस के दौरान कोई भी सियासी नारे या कोई भी ऐसा नारा या स्लोगन न रेस करें जिससे किसी के भी रिलीजियस सेंटिमेंट्स हर्ट हों, बल्कि जुलूस के दौरान कलमा है दुरूद शरीफ पढ़ते हुए चलें। और इस बात का ख्याल रखें कि आज हमारे हिंदू भाइयों का गणेश उत्सव का भी सेलिब्रेशन है, लिहाजा कहीं पर भी किसी को कोई दुश्वारी और परेशानी ना हो। हर हाल में अमन अमान कायम रखें, और उसी के साथ साथ जुलूस के इख्तिताम पर जो इज्तिमाई दुआ होगी, उस दुआ में अपने लिए, अपने घर वालों के साथ साथ अपने इस अजीम शान मुल्क की तामीर और तरक्की और इसकी हिफाजत के लिए ज़रूर खुसूसी दुआएं करें। उधर मिस यूनिवर्स ग्रेट ब्रिटेन जेसिका पेज यूपी के दौरे पर हैं, और इस दौरान उन्होंने दुनिया के 7वें अजूबे ताजमहल का दीदार भी किया। साथ ही आपको बता दें कि उन्होंने फोटोज भी ली, सेल्फी लेते हुए भी वो नजर आई, और हर साल ताजमहल के दीदार के लिए देश विदेश से कई पर्यटक आगरा आते हैं। और यहां पर रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। खबरों का सिलसिला लगातार जारी है, देखते रहिए जनता टीवी।